सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो क्रिकेट हुई थी यहाँ पर, उसकी जो क्रिकेटर्स ने जो टी शर्ट्स पहनी थी, एक्चुअली मुझे भी वो बात पता नहीं थी। जब वहाँ पर गई और तब पता चला कि हम लोगों ने क्रिकेटर्स की भी टी शर्ट्स बनाई है। दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट, मेरी लेडीज़ के लिए भी था और हमारे लिए भी था। फीमेल क्रिकेटर्स। यस। वाह। आपकी स्टोरी उमंग फाउंडेशन से कैसे स्टार्ट हुई? वो MSW का कोर्स कर रही थी और उसी टाइम कोर्स करते करते मैं वहाँ पर एक हैंग आउट कैफ़े है, वहाँ पे कैफ़े में गई, वहाँ पे लेडीज़ के साथ इंटरेक्ट हुई। तब पता चला कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है विमेंस रिलेटेड। कहते हैं नारी सशक्तिकरण की सिर्फ बातें करना और सशक्त नारी बनना, और एक नारी अगर दूसरी नारी को चाहे तो वो सशक्त बना सकती है। वो उमंग के द्वारा हमने वही चीज़ करने की कोशिश की है। सब ऐसे ही सोचता है, NGO बाहर से पैसे लेता है और चलाता है। मेरा माइंड बहुत क्लियर था, बाहर से कुछ लेना नहीं, अगर कर सकते हैं तो खुद करो। दूसरों से लेकर या दूसरों की हेल्प लेकर अगर हम कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की। उसके लिए मुझे ये वर्ल्ड PhD चक्रा अवार्ड मिला कि जो अपने बिजनेस का 50% प्रॉफिट देकर मैंने एक संस्था चला रही हूँ और उस संस्था के अंदर 238 लेडीज़ काम कर रही है। एक बार बताएंगे आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ कवर करते हैं विमेन सेंट्रिक? हम विमेन एम्पावरमेंट का काम तो करते ही है, जिसके अंदर विमेंस के लिए हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं गृह उद्योग, हम लोग गृह उद्योग में काम करते हैं, जिनको हम पापड़ मठिया का मशीन है, सैनिटरी पैड का मशीन है, पड़िया बनाना मशीन है, फिर ऐसे अलग अलग जो मशीनरी से काम होते हैं वो देते हैं। और जो बहुत ज़्यादा एज वाले होते हैं, जो ये सारे मशीनरी के काम नहीं कर सकते, उनको हम अगरबत्ती बनाने का काम देते हैं। आप सोशल वर्क करते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं सोसाइटी के बारे में एक नॉर्मल ह्यूमन से, तो मेंटल हेल्थ को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली अभी मैं अगर इस टाइम की जस्ट आफ्टर कोविड के बाद की अगर बात कहूँ ना मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी जगह पर फाइनेंस हेलो सोनाली मैम, वेलकम टू द शो एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। आपके फाउंडेशन का नाम क्या है मैम? एक्चुअली मेरी फाउंडेशन का नाम उमंग फाउंडेशन है। ओके। उमंग फाउंडेशन 13 साल पहले हमने इसको इस्टेब्लिश किया था। ओके। और उमंग फाउंडेशन में हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। ओके, मेन फोकस इज़ विमेन एम्पावरमेंट। यस, मेन फोकस इज़ विमेन एम्पावरमेंट। तो कितने साल से चल रहा है ये फाउंडेशन? 13 साल हो गए, अभी अगस्त में उसको 13 स्टार्टेड। ओके। और कहाँ बेस्ड है? वडोदरा में है, मुंबई में है, अंकलेश्वर में है, राजकोट में भी हमारा चल रहा है, अहमदाबाद में है। ओके। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि आपकी स्टोरी उमंग फाउंडेशन से कैसे स्टार्ट हुई? जैसे आपने बोला कि आपने मास्टर्स किया है सोशल वर्क में जी, फ्रॉम हैदराबाद, राइट? यस। तो वहाँ से फिर आप कैसे ये इनिशिएटिव लेके आए और वो फिर आगे कैसे बढ़ा? उमंग फाउंडेशन एक्चुअली हम कहते हैं ना, हमारे दिमाग में पहले से रूट से ही होता है कि किसी के लिए कुछ करना है। वो रूट को मैंने पकड़ कर चले और हम लोग जैसे हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई और उसके साथ में कुछ करना था सोसाइटी के लिए, तब MSW का कोर्स कर रही थी और उसी टाइम कोर्स करते करते मैं वहाँ पर एक हैंग आउट कैफ़े है, वहाँ पे कैफ़े में गई, वहाँ पे लेडीज़ के साथ इंटरेक्ट हुई। तब पता चला कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है विमेंस रिलेटेड। यस। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, बड़ौदा में कुछ लोगों को लेकर आई, उन लोगों के साथ मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया। उन लोगों को सबसे पहले कहते हैं ना, एम्पावर दिलाने का कोशिश किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ उन लोगों के लिए। और उन लेडीज़ को लेकर आने के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया। कहते हैं ना, स्टार्टिंग बहुत आसान नहीं होता है, वैसे ही बहुत सारे हर्डल्स आते गए बीच बीच में, लेकिन हमने रुकना नहीं समझा। आज 5 लेडीज़ से आज मेरे पास 35 लेडीज़ का स्टाफ है जो विमेन एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। कहते हैं नारी सशक्तिकरण की सिर्फ बातें करना और सशक्त नारी बनना, और एक नारी अगर दूसरी नारी को चाहे तो वो सशक्त बना सकती है। वो उमंग के द्वारा हमने वही चीज़ करने की कोशिश की है। वाओ। तो मैंने सुना आपको वर्ल्ड
PhD चक्र करके कुछ मिला है, वो हाँ। कौन सा रिकॉग्निशन? एक्चुअली मैम हम लोग एक्चुअली मैं एक बिज़नेस करती हूँ, उस बिज़नेस के 50% प्रॉफिट से मैं NGO रन करती हूँ। ओके। अभी नॉन प्रॉफिट NGO क्या होता है, सबसे पहले बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, सब ऐसे ही सोचते हैं NGO बाहर से पैसे लेता है और चलाता है। मेरा माइंड बहुत क्लियर था, बाहर से कुछ लेना नहीं, अगर कर सकते हैं तो खुद करो, दूसरों से लेकर या दूसरों की हेल्प लेकर अगर हम कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की। ओके। उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारी जगह पर काम किया हुआ था, तो उसके लिए मुझे ये वर्ल्ड PhD चक्रा अवार्ड मिला कि जो अपने बिजनेस का 50% प्रॉफिट देकर मैंने एक संस्था चला रही हूँ और उस संस्था के अंदर 238 लेडीज़ काम कर रही है। ओके। वाओ वाओ। तो आपने जैसे अभी बिजनेस की बात की, तो आपका बिजनेस किस चीज़ का है? आई एम क्यूरियस टू नो। ऑफ कोर्स हम लोग एक्चुअली कहते हैं ना, हमारी पढ़ाई कुछ और थी, कहते हैं ना जाना था कहीं और चली गई। और एक्चुअली हमारा कॉरपोरेट मैन्युफैक्चरिंग है, यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। कॉरपोरेट कंपनीज़ है जिनके साथ हम जुड़कर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो शुरुआत तो हमने नो डाउट गुजरात की हूँ तो गुजरात की चनिया चोली से ही की थी। हाँ। पता भी नहीं था सुई धागा कहाँ आता है, क्या करना है, किस तरह से करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरुआत की। आज 35 लेडीज़ काम करती है मेरे साथ में। वडोदरा में भी हमारा है, अंकलेश्वर में भी हमारा काम चलता है। वाओ। और इसमें हम लोग कॉरपोरेट यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ में जहाँ मैराथन्स होती हैं उन मैराथन्स के भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो क्रिकेट हुई थी यहाँ पर, उसकी जो क्रिकेटर्स ने जो टी-शर्ट्स पहनी थी, एक्चुअली मुझे भी वो बात पता नहीं थी, जब वहाँ पर गई और तब पता चला कि हम लोगों ने क्रिकेटर्स की भी टी-शर्ट्स बनाई है। दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट, मेरी लेडीज़ के लिए भी था और हमारे लिए भी था। फीमेल क्रिकेटर्स। यस। वाओ। अच्छा, तो जैसे मैंने जाना कि उमंग फाउंडेशन इतने सालों से है, तो आई एम श्योर कि काफ़ी हर्डल्स भी आते होंगे, है ना? कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे कि आपको फेस करने पड़ते होंगे डेली बेसिस पर, एंड दैट टू हैविंग अ विमेन ओरिएंटेड सेटअप पूरा। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहला अगर मैं चैलेंज कहूँ तो एक माँ, बिकॉज़ मुझे घर पर अपनी 2 बेटियां हैं, उनको संभाल कर अगर काम करना है, बाहर जाकर बिज़नेस भी चलाना है, एक NGO भी चलानी है, साथ साथ बहुत अलग अलग जगह पर सोशली मैं काम करती हूँ। तो वो सब कुछ अगर करना हो तो वो सबसे पहली हर्डल नहीं कह सकती, उन सबको मैनेज कर काम करना। तो हर्डल्स में तो अगर कहूँ तो मुझे ऐसा पर्सनली कभी ऐसा कहीं कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ये इस बात ने किसी ने रोका या इस बात से कहीं कुछ मैं पीछे हटी। ऐसा मुझे पर्सनली मेरे जितने मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल है और सब लोग कहते रहते हैं कि मेरे पर भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे कभी इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना। शायद आई भी होगी वो चीज़ तो शायद मैंने हंसते हंसते उनको जाने दिया होगा कि मैं चीज़ को उतना हार्डली नहीं लेती हूँ कि ठीक है, आते हैं, होती है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, आकर चली भी जाती है। राइट। ओके। तो जैसे आपने फैमिली की बात की, तो मैंने जाना है कि आपकी मदर इन लॉ का भी आपके लिए बहुत सपोर्ट था फ्रॉम द स्टार्टिंग। ऑफ कोर्स अगर कहते हैं ना, अगर हमारा परिवार, इन लॉज भी बहुत अच्छे मिले, बहुत ही अच्छे। और मेरे खुद के पेरेंट्स भी, मैं कहा था मैंने रूट से ही सबसे पहले हम सीखते हैं। मेरे पेरेंट्स है, मेरे इन लॉज है, मेरे हस्बैंड है। शायद ये लोग नहीं होते लाइफ में तो मैं इस जगह पर नहीं बैठी होती और आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते। तो मतलब वो सब थे साथ में कि हाँ इट्स ओके, करो ना, जो आपको ठीक लगता है वो करो और जो तुझे करना है वो तू कर। बहुत बार प्रेशर, मतलब घर से बहुत प्रेशर मिलता है कि नहीं ये चीज़ तुमको करनी ही है, क्यों नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, बच्चे हो जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं वहाँ पे लाइफ रुक जाती है। राइट। तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए उमंग फाउंडेशन का विजन क्या है? कि आप, अगर आपने, आई गेस एक बार बताएंगे आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ कवर करते हैं विमेन सेंट्रिक? हम विमेन एम्पावरमेंट का काम तो करते ही है, जिसके अंदर विमेंस के लिए हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं गृह उद्योग, हम लोग गृह उद्योग में काम करते हैं, जिनको हम पापड़ मठिया का मशीन है, सैनिटरी पैड का मशीन है,
पड़िया बनाना मशीन है, फिर ऐसे अलग अलग जो मशीनरी से काम होते हैं वो देते हैं। और जो बहुत ज़्यादा एज वाले होते हैं जो ये सारे मशीनरी के काम नहीं कर सकते, उनको हम अगरबत्ती बनाने का काम देते हैं। एक अगरबत्ती के पैकेट अगर हम बाज़ार में 10 रुपये का मिलता है तो वो लेडीज़ को 2 रुपये मिलते हैं। और वो एक अगरबत्ती का पैकेट अगर हम बनाने बैठते हैं ना तो हमें 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैं तो कह रही हूँ, लेकिन वो सीनियर सिटीजन्स वुमेंस होती है तो उन्हें 10 मिनट लगती है। जैसे मैंने बोला सैनिटरी पैड्स, तो एक सैनिटरी पैड के मशीन के अंदर से हम लोग 200 जितने पैड्स एक साथ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक टीम होती है, 5 लेडीज़ की टीम होती है। तो यानी 5 लेडीज़ अगर 200 एक घंटे के अंदर निकाल सकती है तो वो 7 घंटे काम कर आराम से महीने के एक लेडीज़ 3500 से 4000 रुपये घर बैठकर कमाती है। घर बैठकर 1 से 5 की ड्यूटी के अंदर मैंने वैसी ही लेडीज़ ढूंढी जो कहते हैं ना बर्तन घिसे जाती है, किसी के घर कुछ काम करने जाती है, तो वैसी लेडीज़ 1 से 5 बैठकर किसी के घर के बातें करे या फिर टीवी देखे या कुछ भी। तो उन लोगों को मैंने जाके पहले तो समझाया व्हाट इज़ द एम्पावरमेंट। हमें खुद को अपने लिए करना है, हमारे बच्चों के लिए करना है। आप अगर वो 2000 रुपये जहाँ पे बर्तन घिसने जाते हो महीने के मिल रहे हैं, आपको घर पे बैठ के 3 से 4000 रुपये आप कमा रहे हो। तो वैसे लेडीज़ रेडी हो गई और बहुत सारे गांव हम लोग घूमते हैं, हमारा पूरा टीम है उमंग का, वो सब हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, उनसे 1 to 1 करते हैं कि आप घर पे बैठे हुए आप काम करो, ये करोगे तो आपको और 2 पैसे। कहते हैं ना कि उनको हम किस तरह से समझाने का तरीका कि हम कहते हैं कि आप एक घर का पिल्लर हो। ऑलवेज़ वीमेन एक पिल्लर होती है। आपकी मदर या फिर मेरी मदर या कोई 2 दिन के लिए बाहर चला जाए तो घर में खाने से लेके हर चीज़ की हमें इशू खड़ी होने हो जाती है। तो हमने सबसे पहले ये समझा अगर आप अपने अंदर सशक्तिकरण लाओगे, थोड़े एम्पावर और होगे तो अपने हस्बैंड की भी हेल्प हो जाएगी, अपने बच्चों को आप ज़्यादा बेहतर चीज़ें दे पाओगे और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। यस। और ऐसे करते करते बहुत सारी लेडीज़ को हमने समझाया। जैसे पड़िया का मशीन है, अभी एक मशीन के अंदर से 1000 पड़िया आराम से 40 मिनट्स के अंदर निकलते हैं। तो वो पड़िए की मशीन के अंदर भी मैंने उनको मशीन्स ला कर दिए, फिर वो बेचने का भी मैंने तरीका बताया। सैनिटरी पैड्स भी मैंने बेचने के उनको तरीके बताए कि कहाँ ये सेल करो। जैसे हमारा राजस्थान में कुछ बड़ी बड़ी हेरिटेज के साथ टाइप है, तो वो सैनिटरी पैड जैसे हम कोई होटल में जाते हैं तो हमको एक किट दिया जाता है जिसके अंदर सोप होता है, परफ्यूम्स होता है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में मोस्टली होता है। तो उस ट्रे के अंदर हमने हमारे उमंग फाउंडेशन के 6 पैड्स भी रख दिए। और हमने वो उनको अगर आप कोई होटल में जाते हो तो वहाँ पर ये किट हमको मिलती है कि लाइक जस्ट आते हैं तो वहाँ पर होता है। तो मैम जैसे ड्यूरिंग कोविड भी सब कुछ बंद था, है ना, किसी को काम मिलने के लिए जॉब तो हालांकि बंद ही थी सारी, बट जो बिजनेसमैन थे वो भी काफ़ी स्मॉल बिजनेसमैन लोकल जो शॉप्स वगैरह चलाते हैं उनको भी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो ऐसी लेडीज़ को तो 100% इफेक्ट होगा ही। तो आपने कोविड में कैसे कंट्रीब्यूट किया कि आप कैसे ये विमेन को इकट्ठा लाकर ऐसा कुछ बना सकते हैं कि सोसाइटी को भी बेनिफिट हो और उनको भी? जैसे कोविड में हमको पता चला सबसे पहली बार आई थिंक 22 मई था, आई थिंक जिस दिन पहले पता चला कि फर्स्ट लॉकडाउन आया जो 1 दिन का था। अब नॉर्मली हम लोग तो ऐसा ही सोच रहे थे 1 दिन होगा 2 दिन होगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा पता था, बोले शायद बढ़ भी जाएगा ये क्योंकि इतना ज़्यादा कोविड फैला हुआ है। तो थोड़े दिन हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मेरे ही स्टाफ से मुझे कॉल आने लगे, मैम 500 रुपये दो ना, 200 रुपये दो ना, घर में दूध नहीं है। अब मैं ऐसे देते कर कितने को देती। फिर मुझे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि लाइक हमारे पास वेस्टेज बहुत मटेरियल पड़ा है, बिकॉज मैं यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ तो मेरे पास वेस्टेज बहुत था। तो मैंने बोला उसी वेस्टेज से हम लोग मास्क बनाते हैं। राइट। सब लेडीज़ को मशीन्स घर पर दिलवा दिए कि घर पे ले जाओ मशीन्स। और उस टाइम क्या था, मेरे पास कार्ड था कि मैं बाहर निकल सकती थी। मैं खुद गई उनके घर घर जाके मशीन्स दिए, कपड़े दिए और सबको देकर उन लोगों ने, हमने डांग जिले के लिए 1.5 लाख मास्क बनाए थे। दैट टाइम वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने मास्क उन लोगों को दिए, लेकिन डांग जिले की गवर्नमेंट ने हमको 10,000 रुपये तोहफा दिया, एज अ गिफ्ट दिया था। उन लोग लेडीज़ में हमने बांट दिए सारे। ऐसा करते करते मैंने 5 रुपये के 10 रुपये के मास्क बेचना शुरू कर दिया और उन लोगों का काम चलने लगा घर पर। मतलब वो फ्री नहीं बैठे कि उनका काम चलने लगा। और मेरा यहाँ पे जो वेस्टेज था, फेंकने में जाने वाला था, वो हमने मास्क में यूज़ कर डाला। वाह वाह।
तो जैसे कि मैं देख रही हूँ आप एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, आप फैमिली तो आप ऑफ कोर्स हैंडल कर रहे हैं, आप एक मदर भी हैं, साथ में आपका बिजनेस भी है, आप साथ में बहुत हार्डकोरली एनजीओ भी वो कर रहे हैं। तो आपका मैसेज दूसरी वुमेन के लिए क्या होगा जो आपकी जैसी हार्ड वर्किंग या शायद मेरे जितनी है जो कुछ स्टार्ट आउट करना चाहती है, या इन जनरल आपका फीमेल को लेकर व्हाट वुड बी योर मोटिवेशन फॉर देम? सबसे पहली बात तो डेस्टिनी में हमारे जो लिखा होता है ना वही होता है। मैं हर एक विमेन से यही कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो दूसरों को पिंच आउट और दूसरों को फिंगर दिखाने से पहले वो चारों चार फिंगर खुद पर लो और खुद शुरुआत करो। ज़ीरो से शुरुआत करो, लेकिन 100% शुरुआत ज़रूर करो। कि अगर आप अपने आप में आत्मनिर्भर बनोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी फैमिली और सबके लिए बहुत सपोर्टिव होगा हर एक चीज़। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक लड़की को होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अभी के सिनेरियो में मैं देखती हूँ तो फाइनेंशियली हमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। और मैं तो हर एक विमेंस को यही कहती हूँ कि आत्मनिर्भर की बातें ना किया करें, आत्मनिर्भर होइए। और अगर कभी भी ऐसे लगता है कि लाइफ में कोई हर्डल हो या कुछ प्रॉब्लम हो, सबकी लाइफ में आती है, तो उनको हंसते हंसते जाने दीजिए और सोचिए कि इससे बेटर कुछ होने वाला है मेरे साथ, इसके लिए ये हर्डल आई है। राइट। आपका सबसे अच्छा लर्निंग क्या रहा है थ्रू उमंग फाउंडेशन और इतने सालों का हैंडलिंग बिजनेस और योर जर्नी थ्रू लाइफ? आपका सबसे अच्छा बेस्ट लर्निंग क्या रहा है? लर्निंग में अगर देखने जाऊँ तो सबसे पहले उमंग फाउंडेशन में विमेन एम्पावरमेंट का काम होता है। डिसेबल बच्चों के साथ हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम काम करते हैं। एनवायरनमेंट वो एक मेरा लर्निंग पॉइंट था। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। एनवायरनमेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए लर्न करने जैसा था। और उससे मैं बहुत कुछ सीखी। उसके बाद हमें पता चला कोविड में कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो एक शायद कह सकते हैं कि हमारा लर्न करने का टाइम था कि वो मैं सीखी। उसके बाद उसके बारे में उसकी पढ़ाई भी अभी कर रही हूँ। ओह वाह, एनवायरनमेंट को लेकर। रिलेटेड। वाह वाह, आपकी डॉटर भी एनवायरनमेंट को लेकर कुछ? हाँ, एक्चुअली उसके पास से ही सीखी, ऐसा कहूँ तो भी चलेगा। वो छोटी थी तब उसको पौधे और प्लांट्स में बहुत शौक था, तो उसके साथ रहते रहते मुझे भी धीरे धीरे समझ में आया कि क्या ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें हर जून के अंदर 10,000 प्लांट्स हमें संस्था को मिलते हैं, जो हम अलग अलग जैसे कंपनीज़ है, स्पेशली केमिकल रिलेटेड कंपनीज़ है, वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उनको। कि क्योंकि केमिकल कंपनीज़ ऐसी होती है जिनको एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है उनके आसपास, तो वैसी कंपनीज़ में हम फ्री में देते हैं उनको, इवन लगा कर भी देते हैं। तो मैम, जो अभी रिसेंटली रेप केस हुआ है 10 साल की बच्ची पर, सो व्हाट डू यू वांट टू से कि व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ कैन वी टेक प्रिकॉशंस कि ऐसा ना हो आगे जाके हमारी बच्चियों पर? ऑफ कोर्स हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले तो हम हमारे घर से इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, बॉय चाइल्ड, उनको सबसे पहले तो एक एजुकेशन देना चाहिए कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। और चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, आपकी मॉम हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी दादी हो, सबकी रिस्पेक्ट करो। सेकेंड चीज़, हम कहते हैं ना, हम एक 2 वर्ग में बांटे हुए हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक डाउन मिडिल क्लास जो मजदूरी काम करते हैं। अब उन लोगों को जाकर अगर हम समझाएंगे तो शायद उनके बच्चे थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। लेकिन हम जैसे इस केस में देखते हैं तो ही इज़ द आई थिंक 30 ईयर्स ओल्ड मैन और वो बच्ची 10 साल की थी। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को एक एजुकेशन दे सकते हैं, छोटे बच्चों को, कि कोई आपको गलत जगह पर टच करे, बैड टच गुड टच जो पता होता है सबको, लेकिन उसके साथ साथ भी हम खुद की रक्षा करने का एक उनको कोशिश करें। तो मैं तो हर एक जगह पर गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी कि आप स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर ये भी एक सब्जेक्ट डाल दो कि वो पीटी में के अंदर आप लोग वो भी एक सब्जेक्ट डाल दो, सेल्फ डिफेंस, कि वो अपनी रक्षा किस तरह से करें। और वो बहुत ज़रूरी है। मैं अकेली लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, लड़कों के लिए भी कह रही हूँ कि सबको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है इस टाइम। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते थे ना कि हम लोग पहले बहुत बातें करते थे, हमारी संस्कारी नगरी है, संस्कारी नगरी पे कितने दाग हो गए वो किसी ने नोटिस नहीं किया अभी तक। राइट। तो मैम, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके आगे कि व्हाट कैन वी डू एज अ सोसाइटी, और आपके भी हालांकि क्या प्लान्स हैं? ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने 2.5 ईयर वेट किया इस चीज़ के लिए।
मैंने 15 ऑटो रिक्शा के लिए, मेरे पास 15 लेडीज़ है जो ऑटो रिक्शा ड्राइव कर सकती है, और डे एंड नाइट की शिफ्ट के अंदर। तो उन लोगों के लिए हमने ऑटो रिक्शा बाय किया है, जो हम लोग बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेने वाले हैं। जैसे विमेंस डे पर हम सारी औरतों को ऑटो रिक्शा देने वाले हैं, और सबको मतलब हम अगर कहते हैं कि हर क्षेत्र में अगर विमेन एम्पावरमेंट है, आज स्कूल की वैन में भी अगर एक लेडीज़ छोड़ने जा रही है तो ऑटो रिक्शा जैसे हमारे संस्कारी नगरी में भी घूमनी चाहिए लेडीज़, के पता होना चाहिए कि हर जगह पर विमेन वाज एम्पावर। राइट। और मैम इसको अगर एक्सटेंड करें तो आप एक ऑटो रिक्शा तो है ही, आपने कितनी बोली कि 15 ऑटो रिक्शा। 15 ऑटो मेरे पास 15 लेडीज़ है, तो 15 ऑटो रिक्शा अगर मैं लूँगी तो और मैं 15 लेडीज़ ढूंढ रही हूँ कि जो इंटरेस्टेड हो काम करने में इस तरह से, तो डे नाइट के शिफ्ट के अंदर वो भी 15 कर सकती है। राइट। और इसको लेकर गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है? बहुत नहीं, सपोर्ट तो है, क्योंकि मैं खुद ही इस इनिशिएटिव को लेकर हमारे सीएम तक गई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमको इनक्लोज किया कि नहीं आप कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है और ज़रूरत है अभी। और हमने ऑटो रिक्शा भी एक्चुअली वैसी वाली ली है, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो हमने बैटरी ऑपरेटेड ही ऑटो रिक्शा लिया हुआ है कि हर फ्यूल से एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो और अच्छे से लेडीज़ को भी मतलब समझने में भी आसानी हो। राइट। मैम आपका एनजीओ डिफरेंट विमेन के साथ डील करता है, राइट? डिफरेंट काइंड्स ऑफ विमेन एसिड अटैक जिनके हुआ है, या जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो काम नहीं कर पाती, जो पढ़ी नहीं है, जो बाहर नहीं निकल पाती, तो मोस्टली जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं उनकी स्टोरी मेजॉरिटी कहाँ से आती है? मतलब वो जो विक्टिम बनी है उसका रीज़न पीछे क्या मेजॉरिटी निकलता है? मैं अगर वही कहती हूँ ना अगेन वापस कि हमें हमारी घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी यही सारे केस है। एक कोई प्यार में वो पागल हुआ, उसने एसिड डाल दिया। एक हस्बैंड को कुछ अपनी वाइफ से प्रॉब्लम हुई तो उसने एसिड डाल दिया। मतलब बहुत कॉमन है। मैंने जितनी लेडीज़ को पास से देखा है ना, आई ऑलवेज जस्ट थिंकिंग कि मतलब मैं क्या इन लोगों के लिए कर सकती थी उस टाइम पर। तो मैंने बहुत नज़दीक से उन लोगों को देखा है। हम अगर हमारे हाथ पर थोड़ा सा भी जल जाता है तो तब प्रॉब्लम होता है हमें। 80% बर्न, 40% बर्न। जब मैं ऐसा सुनती हूँ ना, अभी रिसेंटली में मैंने एक बर्न केस देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हमेशा विमेंस के साथ ये चीज़ होती है। क्यों हम लोगों को इतना आसान समझा गया है कि मतलब कोई आकर कुछ भी कर सकता है, एसिड फेंक सकता है, रेप कर सकता है, मॉलेस्ट कर सकता है। हम कोई जगह अगर काम कर रहे हो वहाँ पर क्या हमारा बॉस भी हमको मॉलेस्ट करता है? मतलब हर एक जगह पर हम कहते हैं ना कि हम इक्वल है, तो इक्वालिटी मुझे इस चीज़ में कभी नहीं नज़र आई। इक्वल इसको नहीं कहते, इक्वल इसको कहते हैं कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट हो। इक्वल इसको कहते हैं कि अगर आपको वो लड़की नहीं मिली तो उसको जाने दो, उसके ऊपर एसिड डालकर उसके साथ इस तरह से तो मत करो कि उसकी पीछे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। और क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है इन लोगों पर? 4 साल की जेल है इन लोगों को, ये एक्शन है उनका। हाँ, एसिड विक्टिम्स के आपने हमारे पर अगर डाला, उस बंदे को सिर्फ 4 साल की जेल होती है, बस, उसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पर वो लड़के की तो पूरी ज़िंदगी ना उसके साथ कोई शादी करता है ना। बहुत मैंने जगह देखा है, मैं तो इन लोगों को बहुत करीब से जानती हूँ, कोई इनके हाथ का खाना भी तुरंत नहीं खाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आज कहते हैं ना, आज का ज़माना जो चल रहा है वो सुंदरता पर चल रहा है। बाहरी सुंदरता कितनी है, पर वो अंदर से भी कितनी सुंदर होती है वो कोई नहीं देखता है, और नहीं खाते हैं लोग। मतलब बहुत जगह मैंने देखा है ऐसा। तो उन्हें कॉन्फिडेंस आने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। कोई तो कॉन्फिडेंट ला ही नहीं पाता, और ऐसा लगता है कि नहीं जीना है अभी। डिप्रेस हो जाते हैं, और उन लोगों को लगता है फिर हम लाइफ में अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या करें, और वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उनका फैमिली सपोर्ट रहता है एक हद तक? फैमिली सपोर्ट ऑफ कोर्स रहता है। पेरेंट्स कभी कैसे भी हो, पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत क्लियर है। मैंने हर एक विक्टिम के साथ देखा है, चाहे एसिड अटैक विक्टिम हो या फिर कोई और तरीके से विक्टिम हो, सबके साथ मैंने ये चीज़ देखी कि वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स साथ में रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी मतलब एक्चुअली एसिड अटैक विक्टिम होता है ना, उसको एक बार वो तो डाल के चला जाता है, उसके पीछे जो सर्जरीज़ होती है ना, लार्ज ऑफ अमाउंट सर्जरीज,
तो मतलब उसके अंदर उनकी पूरी लाइफ, उनकी कमाई सब चली जाती है। अगर ज़िंदा रहे तो सही है, अदरवाइज़ नहीं। आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि आपको मतलब ये काम कर कर क्या खुशी मिलती है, तो मुझे वही खुशी मिलती है कि इन सब लेडीज़ के साथ, मेरे साथ जितनी भी काम करने वाली लेडीज़ है ना कहीं विक्टिम्स हैं। कोई हस्बैंड से विक्टिम, कोई फैमिली से विक्टिम, किसी ने कुछ कर दिया है ऐसा एसिड अटैक काइंड ऑफ, किसी ने उसको छोड़ दिया है। हर एक तरह से एक विक्टिम्स लेडीज़ के साथ ही मैं काम करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती है उन लोगों के साथ काम करने में। हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं, हम कहते हैं, आपने जैसे पूछा था हर्डल्स, वो हर्डल्स सबकी लाइफ में आते हैं, पर उन सबको देखकर वो हर्डल्स अपने आप चले जाते, कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो फिर मैं इस चीज़ के लिए क्यों रो रही हूँ। उनके पास तो कुछ भी नहीं होने के बाद भी वो लोग इतना खुश रहते हैं। आई गेस ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली और मैन ऑफ द फैमिली ऑफ सोसाइटी की भी आती है इन जनरल की। कैसे हम बंद कर सकते हैं? ये कोई अनपढ़ या पढ़े लिखे का सवाल कम है, ज़्यादा समझ का है। क्योंकि पढ़ने से ना पढ़ने से ऐसा नहीं है कि औरत के लिए इज्जत बढ़ गई, या वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट मुझे लगता है कि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप कैसे देखते हो फीमेल को, और आपके घर में भी है, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ फीमेल, यस। सो दैट इज़ ऑल्सो, दैट हैज़ टू बी चेंज। प्लस वो तो हर स्कूल में, जैसे आपने बोला, लड़कियों के साथ साथ बच्चों को, लड़कों को भी इक्वली, और खासकर ऐसे एरिया से जहाँ से ज़्यादा केसेस आते हैं एसिड अटैक वगैरह के। हालांकि विमेन मॉलेस्टेशन और वो केस तो सारी हायरकी में और सारे लेवल्स पे हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत रिच नहीं कर रहे। और बट आई गेस रूरल एरियाज़ में जितना जाकर वो है ना, एक पहले स्टार्ट होता है वर्बली, लड़के वर्बली बोलना स्टार्ट करते हैं यंग एज पे, फिर वो करना चालू करते जब उनको लगता है मेरे पास पावर आ गया है। यस। देन दे गेट इन्फ्लुएंस्ड एक एज पर कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना पावर है कि 5 लोग मुझे संभाल सकते हैं, मेरी पहचान हो गई है। तो आई गेस वहाँ से अगर कट कर देना, या फैमिली इतनी अवेयर हो जाए, मेन फैमिली ही है। मैं सबसे पहले कहता हूँ अपब्रिंगिंग और फैमिली के, उनको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है बाहर जाकर। एग्जैक्टली। और विमेन एम्पावरमेंट की बात तो हमने कभी की ही नहीं। हमने सिर्फ विमेंस को एम्पावर किया, उनको बोला है, मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पर विक्टिम है, उन लोगों को हमने यही सिखाया, एक क्लियर बहुत विज़न के साथ कि आपको करना है और आपके खुद के लिए करना है, आप जैसे हो ना वैसे सबसे बेस्ट हो। और मैंने उनको बेस्ट वाला आईना उन लोगों को सबको दिखाया। और आज मेरे साथ जितनी लेडीज़ काम करती है, मैंने आपको बोला कि उनको साइकिल की बेल कहाँ थी, उनमें से अभी रिसेंटली दिवाली पे एक जन ने I10 लिखी, मैं इतनी खुश हुई, वो आके मेरे को बोलती दीदी मिली थी। आई वॉज दिस हैप्पी दैट टाइम कि हाँ मतलब ये मैंने किया ना तो बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा तो और करना है, लेकिन ये बहुत है कि चलो आज कहीं ना कहीं कोई एक इंसान तो ऐसा बोल रहा है कि वो मतलब एक इतने से यहाँ तक पहुँच गया आज। राइट, इट्स अ बिग थिंग। हाँ, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके अंदर। राइट। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कहते हैं ना कि उमंग को हम और ज़्यादा जितना बढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है हम लोगों को भी। उमंग का नाम ही उमंग है, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पर उमंग ही फैलाता है। रिसेंटली हम लोग कोलकाता गए थे, तो हम लोग अभी कोलकाता में भी उमंग फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पर भी हाँ मैं 10 दिन जितना रुकी थी। वहाँ पर रेड लाइट एरिया है, तो वो रेड लाइट एरिया की लेडीज़ को हम लोगों ने उनको भी एम्पावरमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी हम चाहते हैं कि वहाँ से हम निकालें। और वहाँ पे हम बहुत सारी लड़कियों से मिले, विमेंस लेडीज़ से मिले, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि ये लोग क्यों यहाँ पर है, किस वजह से है। कुछ ने फाइनेंशियल बताया, कुछ ने मजबूरी बताया, कुछ ने बोला कि हमें यहाँ पर अच्छा लगता है काइंड ऑफ। इस तरह से मुझे अलग अलग लड़कियाँ मिली वहाँ पर। एंड देन आई फील दैट कि मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो मजबूरी से कोई काम करे कोई भी, या फिर कोई प्रेशर में आकर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ कर रहा है, इट्स नॉट कॉल गुड। तो मैंने वहाँ पर 2-3 लोगों से मिली और उनको एम्पावरमेंट देने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर हमने सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं हम सैनिटरी पैड्स की मशीन्स लगाने का। तो वहाँ पर हम मशीन लगाएंगे, वहाँ पर हम 10 लेडीज़ को एक साथ काम देंगे। 2 मशीन्स लगाने के बाद देखते हैं फिर इस तरह से कितनी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ती है। अगर हम कुछ गलत रास्ते पर ना जाकर अच्छे वे से अगर काम कर रहे हैं तो उनमें से कितनी लेडीज़ के बच्चे भी हैं।
तो आगे जाके उनके बच्चों को वो फील होगा ना कि मेरी मदर लाइक ये काम कर रहे हैं, आज खुद के पैरों पर इस तरह से खड़े हैं, न कि उनको एक सेक्स वर्कर के नाम से बुलाया जाएगा। एंड दैट इज़ वो उनके हिसाब से शायद सही होगा, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से वो काम गलत है। राइट राइट और इसीलिए हम लोगों ने अभी कलकत्ता भी स्टार्ट कर रहे हैं उमंग फाउंडेशन को। राइट मैम, इन जनरल आपका मेंटल हेल्थ को लेकर क्या व्यू है एज अ सोशल एक्टिविस्ट? आप सोशल वर्क करते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं सोसाइटी के बारे में एक नॉर्मल ह्यूमन से, तो मेंटल हेल्थ को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली अभी मैं अगर इस टाइम की जस्ट आफ्टर कोविड के बाद की अगर बात कहूँ ना मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी जगह पर फाइनेंशियली क्राइसिस है। बहुत सारी कंपनीज़ है, ऑफिस है, जिनको अभी वापस कहते हैं ना जीरो से अभी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटल स्टेटस धीरे धीरे वो सोसाइटी अपना बना रही है सही कि हाँ भाई सब कुछ सही हो रहा है। अब टचवुड के अब कोई ऐसी कुछ चीज़ ना हो वापस के जिसकी वजह से वापस हम सबका मेंटल लेवल ख़राब हो जाए, क्योंकि एक बिज़नेस करने वाले को उनके स्टाफ के साथ चलना, इट्स मीन्स ऐसे कोविड जैसे पीरियड को भी लेकर फिर आगे बढ़ना है, और फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं उसके अंदर। लेकिन अगर सोसाइटी की हम अगर बात कर रहे हैं अभी के मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में सबको अवेयर रहना चाहिए, जैसे हर एक चीज़ से उनके माइंड को एकदम स्टेबल रखना चाहिए। और मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कहूँगी तो सबको एक बार सेशन तो ज़रूर लेना चाहिए हर एक। हमारे इंडिया में एक्चुअली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है कि हम अगर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये एक मैंने है ना फिल्म स्टार है दीपिका पादुकोण, उनका देखा था, उन्होंने एकदम वर्बली सबको ये चीज़ कही थी कि मैं एक मेंटल हेल्थ की वहाँ जाते थे हॉस्पिटल, एंड लाइक मैंने इसका पूरा मतलब एक कोर्स कंप्लीट किया है। सबको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स होती है, तो मतलब अगर हम इस चीज़ को अगर ध्यान रख कर और हम यहाँ से अपने घर से इस चीज़ को शुरुआत करें तो बहुत अच्छा होगा। राइट मैम, आप इतने टाइम से कर रहे हैं एज अ फीमेल, जैसे आपने बोला कि आप यू आर द ओनली फीमेल इन योर कंपेटिटर्स की जो ये यूनिफॉर्म बनाने का बिजनेस है जी। तो विद अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है कि नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया ना तब तो इतना ज़्यादा पता नहीं था कि नेटवर्किंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा पता चला हमको कि एक दूसरे से 1-to-1 बात करने में बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैंने स्टार्टअप किया तो दैट टाइम इतना ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चलता था, ना ही कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा वो था, मेल होते थे सिर्फ ईमेल, तो ईमेल पर भी हम कितना कुछ कर सकते थे। उस टाइम समझ में आया कि एक दूसरे से बात करो, अलग अलग जगह लोगों को जाओ, मिलो। हम दो चीज़ होगी, एक तो हमारा बात करने का तरीका भी चेंज होगा कि सामने वाले से बात कर कर हम अपने आप को एक थोड़ा कॉन्फिडेंट हमारा होगा, साथ में हम उनको हमारे बारे में बता भी सकेंगे कि हम क्या बिज़नेस कर रहे हैं या क्या कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। मतलब नेटवर्किंग अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अलग अलग मैंने कहा ना अभी कि मैं NGO चलाती हूँ, बिज़नेस चलाऊँ, साथ में बहुत सारी जगह पर मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वो बहुत सारी जगह नेटवर्किंग ही है कि वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक दूसरे से बात करने की। अगर मैं शायद आपको पता ही नहीं होता है उमंग फाउंडेशन के बारे में, तो आप मुझे यहाँ पे बुलाते नहीं, इट्स कॉल्ड नेटवर्किंग के हाँ भाई ये पता है, तो उस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ओके, तो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अगर किसी से जाकर बैठकर बात करें कि हाँ भाई हम इस तरह से काम करते हैं, तो देख लीजिएगा अगर कभी कुछ काम अगर हमारे लायक हो तो फिर देखिएगा, और बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने शुरुआत की थी तो ये फ़ोन वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी तो बहुत है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टा है, फेसबुक है, वहाँ पे एवरीडे हम एक पोस्ट डालें अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, और उसके लिए और पर सबसे ज़्यादा माउथ टू माउथ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो मैंने देखा है। अच्छा, ओके, सो मैम लास्ट क्वेश्चन है ये कि आपको आपके हिसाब से आपका अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो लेडीज़ को मैं साथ लेकर 10-12 साल पहले चली थी, जिनको साइकिल की बेल कौन सी साइड आती थी वो नहीं पता था, आज वो 2 व्हीलर चलाती है, कार चलाती है। कभी कभी उनको देखती हूँ तो लगता है कि हाँ मतलब दिस
ये कुछ किया मैंने अपनी लाइफ में। चलो अगर मैं शायद उनकी लाइफ में, कहते हैं ना हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, अगर शायद मैं उनकी लाइफ में नहीं आती तो शायद वो कहीं नहीं होते आज। तो दैट इज़ वेरी टची मोमेंट और बहुत अच्छा लगता है मुझे। या सो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन शो। Thank you very आपसे much. बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सो या थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।